सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आपका अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो पिछली जो कक्षा जो थी प्रशासनिक विधि की, उसमें हमने बात की थी रीट के बारे में, और रीट का टॉपिक हमारा चल रहा था जिसमें परमादेश के बारे में हमने बात की थी। आज जो उससे अगली जो रीट है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, अधिकार परीक्षा। तो अधिकार जो परीक्षा जो है ये रीट कब जारी की जाती है, किसके खिलाफ की जाती है। आइए शुरू करते हैं अधिकार परीक्षा। तो अधिकार इसको को वारंट भी बोलते हैं, वारंट भी बोलते हैं भाई अधिकार परीक्षा। तो ये कब जारी की जाती है, इसका नाम थोड़ा भारी है लेकिन इसका मतलब बहुत ही मजेदार और सीधा है। तो अधिकार परीक्षा का जो मतलब है वह है आपका क्या हक है या किस अधिकार से। ठीक है, तो इसका मतलब जो है सीधा अधिकार परीक्षा का क्या है, इसका मतलब है आपका क्या हक है, आप किस हक से यहाँ पे बैठे हैं, किस अधिकार से इस पद पर बैठे हैं। ठीक है, यह रीट क्या है, कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति किसी सरकारी कुर्सी यानी कि सरकारी पद पर जाकर बैठ गया भाई, लेकिन वह उस कुर्सी के लायक नहीं है। ठीक है, या उसकी नियुक्ति गलत तरीके से हुई है भाई, तब कोर्ट इस रीट के जरिए उससे पूछता है भाई तुम इस कुर्सी पर किस अधिकार से बैठे हो, सबूत दिखाओ भाई। ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति अगर किसी सरकारी पद पर जाकर बैठ जाता है लेकिन वह उस कुर्सी के लायक नहीं है, उसकी नियुक्ति गलत तरीके से हुई है, तब कोर्ट इस रीट को जारी करके पूछती है भाई तुम ये बताओ कि इस कुर्सी पर किस अधिकार से बैठे हो, सबूत दिखाओ। ठीक है, तो यह है इसकी परिभाषा किसकी, अधिकार परीक्षा की, कि आपका क्या हक है, किस अधिकार से बैठे हैं। ठीक है, अगर वह व्यक्ति साबित नहीं कर पाया कि उसकी नियुक्ति कानूनी रूप से सही है तो कोर्ट उसे वहां से हटा सकती है। ठीक है, अगर वो व्यक्ति साबित नहीं कर पाया कि कानूनी रूप से नियुक्ति सही है तो अगर साबित नहीं हुआ तो कोर्ट उसे हटा सकती है उस पद से और पद को खाली घोषित कर सकती है। ठीक है, तो कई बार अधिकार परीक्षा की रीट जो है ये कोर्ट जो द्वारा जारी की जाती है। क्यों जरूरी है भाई अड़फने से बचना भाई, यह किसी भी अयोग्य व्यक्ति को सरकारी पद अड़फने से रोकती है। ठीक है, एक तो ऐसे जरूरी है, जनता की सुरक्षा भाई, इससे यह हम नागरिकों को ऐसे अधिकारियों से बचाती है जो बिना अधिकार के पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं भाई। ठीक है भाई, प्रशासन की सफाई भाई, यह अयोग्य लोगों को हटाकर सिस्टम को साफ रखती है। कौन सी रीट, अधिकार परीक्षा। ठीक है, आगे बात करते हैं। सबसे जरूरी बात, इसके लिए कोर्ट कौन जा सकता है, तो ये जो रीट जो है इसके लिए कोर्ट जा कौन सकता है, यही इस रीट की सबसे खास बात है। क्या खास बात है, अभी तक हमने परम आदेश में पढ़ा था कि वही व्यक्ति कोर्ट जाएगा जिसका हक मरा है, जिसका हक मारा गया है, जिसके हक का हनन हुआ है। अधिक परम आदेश में ये बात थी कि वही कोर्ट जाएगा। लेकिन अधिकार जो परीक्षा जो है उसमें क्या है, लेकिन अधिकार परीक्षा में नियम अलग है। क्या नियम है, कोई भी व्यक्ति जा सकता है भाई कोर्ट इस रीट के लिए। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपका कोई निजी नुकसान हुआ हो। अगर आपको लगता है कि आपके शहर का कोई सरकारी अधिकारी गलत तरीके से नियुक्त हुआ है तो आप कोर्ट जा सकते हैं भाई इस रीट के लिए। ठीक है, एक केस था, क्या होना चाहिए, फिर पॉइंट नंबर 2 है हितबद्ध होना जरूरी नहीं है भाई। ठीक है, नागपुर हाई कोर्ट ने जिड्डी हरकरी
जिड्डी करकरे केस में साफ कहा था कि इसमें जो प्रार्थना करने वाला होता प्रार्थी अपने किसी अधिकार के लिए नहीं लड़ रहा बल्कि वह सिस्टम की गलती सुधारने के लिए कोर्ट आया है। ठीक है, तो हितबद्ध यानी कि अपने अधिकार के लिए, जरूरी नहीं है कि अपने अधिकार के लिए लड़े। तो नागपुर हाई कोर्ट ने ये बात कही थी जिड्डी करकरे केस में, साफ कहा था कि इसमें जो वाद करने वाला है, जो प्रार्थना लेके कोर्ट में आया है, प्रार्थी अपने किसी अधिकार के लिए नहीं लड़ रहा बल्कि वह सिस्टम को गलती सुधारने के लिए कोर्ट आया। तो यही इस रीट की खूबसूरती है भाई। एक छोटी सी शर्त भाई, आप बस किसी के हाथ की कठपुतली नहीं होने चाहिए भाई। ठीक है, यह नहीं कि किसी ने बोल दिया और आपने लगा दी जाके। उदाहरण के लिए, अगर आप नगर पालिका के किसी पद को चुनौती दे रहे हैं तो कम से कम आप उस शहर के रहने वाले तो हो भाई। ये नहीं कि कहीं पे भी आके कहीं पे लगा दिया। ठीक है, तो कम से कम उस शहर के होने चाहिए। मान लीजिए एक नियम है कि जिला खेल अधिकारी बनने के लिए कम से कम नेशनल लेवल का खिलाड़ी होना जरूरी है। ठीक है, मान लिया भाई नेशनल लेवल का खिलाड़ी होना जरूरी है जिला खेल अधिकारी के लिए। सरकार ने अपने किसी चाहते व्यक्ति को वह नौकरी दे दी भाई जो कभी स्कूल की टीम में भी नहीं खेला था, तो आप इसके खिलाफ अधिकार परीक्षा की रीट कोर्ट के में जाके प्रार्थना कर सकते हैं। अब भले ही आपने उस नौकरी के लिए अप्लाई न किया हो, फिर भी आप कोर्ट जाकर अधिकार परीक्षा की मांग कर सकते हैं। कोर्ट उस अधिकारी से पूछेगा, दिखाओ अपने खेल के सर्टिफिकेट, किस आधार पर इस पद पर बैठे हो। अगर वह नहीं दिखा पाया तो उसे पद छोड़ना होगा भाई। ये नहीं कि कैसे भी जाके नौकरी पकड़ ली, ऐसे नहीं है। इसका भी एक समाधान है, अधिकार परीक्षा। लोगों को पता नहीं, तो अधिकार परीक्षा की रीट होती है, कोई भी व्यक्ति जाके लगा सकता है। आगे बात करते हैं। अधिकार परीक्षा के बारे में आपने जो जानकारी दी है वह यह बताती है कि कोर्ट कब किसी को कुर्सी से, कब किसकी कुर्सी छीन सकता है। ठीक है, तो इसमें यह बताया गया है कि कोर्ट कब किसकी कुर्सी छीन सकता है। देखते हैं। पद लोकपद होना चाहिए भाई। कोर्ट हर किसी से सवाल नहीं पूछता भाई, वह तभी दखल देगा जब वह कुर्सी संविधान या कानून द्वारा बनाई गई हो और उसका काम जनता के हित से जुड़ा हो। ठीक है भाई, उदाहरण देखते हैं। विधानसभा अध्यक्ष, स्पीकर, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, ठीक है, नगर पालिका के सदस्य या किसी सरकारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, ये सब पद हैं भाई। अगर कोई प्राइवेट कंपनी का मैनेजर है तो वहां कोर्ट यह रीट जारी नहीं करेगा क्योंकि काम जनता के हित से जुड़ा हुआ नहीं है और संविधान या कानून द्वारा बनाई गई नहीं है। बात करते हैं नंबर 2, पद यानी कि स्वतंत्र होना। इसका मतलब है कि वह पद अपने आप में स्वतंत्र होना चाहिए। जो व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठा है वह खुद फैसले लेने की ताकत रखता हो, वह किसी का केवल डिप्टी या नौकर न हो जो दूसरों के इशारे पर चलता हो या जिसे कभी भी हटाया जा सके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसे पद पर बैठा हो जिसको कभी भी हटाया जा सकता और उसके खिलाफ आप जाके रीट की मांग दो कर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्वतंत्र पद होना चाहिए जो व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठ के खुद के फैसले लेने की ताकत रखता हो। ठीक है, डिप्टी या नौकर न होने की न हो जो दूसरों के इशारे पर चलता हो और कच्चा कर्मचारी न हो। ठीक है, उसकी अपनी एक कानूनी हैसियत होनी चाहिए भाई। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 ये है कि इनके खिलाफ ये रीट जारी हो सकती है भाई, ये कुर्सी छीन सकती है भाई। आगे बात करते हैं। व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठा होना चाहिए भाई। सिर्फ किसी का नाम लिस्ट में आ जाना, यानी कि नाम लिस्ट में आ गया, अभी ज्वाइनिंग तक हुई नहीं है, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। सिर्फ किसी का नाम लिस्ट में आ जाने से आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते भाई। रीट तभी डलेगी जब उस व्यक्ति ने वाकई में वह पद संभाल लिया हो,
कुर्सी पर कब्जा कर लिया हो, यानी कि ज्वाइनिंग कर लिया हो और वो फिलहाल उस पद के ऊपर बना हुआ है। जब तक उसने ज्वाइनिंग नहीं किया तब तक अधिकार परीक्षा का मामला नहीं बनता भाई। ये नहीं कि ज्वाइन करा नहीं और आपने पहले ही लगा दी उसके ऊपर ले जाके, तो ऐसे आप लगा ही नहीं सकते। ठीक है। बात नंबर 4 है नियुक्ति। नियुक्ति में कानून का उल्लंघन में यह सबसे बड़ी शर्त है। आपको कोर्ट में यह साबित करना होगा कि उस व्यक्ति की नियुक्ति में साफ साफ कानून तोड़ा गया है भाई। ठीक है, तो आपको यह साबित जरूर करना पड़ेगा कि उसने गलत तरीके से नियुक्ति ली है और कानून तोड़ा गया है। उदाहरण देखते हैं। अगर नियम कहता है कि सरकारी वकील बनने के लिए 10 साल का अनुभव चाहिए, लेकिन सरकार ने 2 साल वाले को भी बना दिया, तो यह कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसे में कोर्ट उसकी नियुक्ति को रद्द कर देगा भाई। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति, सारांश देखते हैं इसका क्या है। अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी कानूनी कुर्सी पर बैठा हो, वह कुर्सी पावरफुल और स्वतंत्र हो, उसने उस पर कब्जा कर लिया हो और उसकी नियुक्ति नियम तोड़कर हुई हो, तो अधिकार परीक्षा रीट जारी होती है। तो कोई भी नागरिक कोर्ट जाकर कह सकता है कि हुजूर इनसे पूछिए कि ये किस हक से यहाँ बैठे हैं, और कोर्ट उसे वहां से हटा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अधिकार परीक्षा की लक्ष्मण रेखा कहाँ कह सकते हैं, तो अधिकार परीक्षा की लक्ष्मण रेखा कह सकते हैं हम इसको। कोर्ट इन स्थितियों में दखल नहीं देता। ठीक है, तो कोर्ट इन स्थितियों में क्या नहीं देगा, दखल नहीं देगा। प्राइवेट संस्था या पद, कोर्ट सिर्फ सरकारी या लोक पदों की चिंता करता है। अगर कोई आर्य समाज की कमेटी, किसी प्राइवेट स्कूल की मैनेजर कमेटी या किसी प्राइवेट कॉलेज का प्रिंसिपल है, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते भी उसके खिलाफ, क्योंकि प्राइवेट है, लोक हित में है। वजह देखते हैं। ये पद कानून या संविधान द्वारा नहीं बनाए गए हैं भाई, और इनको कभी भी हटाया जा सकता है। ये प्राइवेट है, कोर्ट यह नहीं पूछेगा कि किस अधिकार से बैठे हो। ठीक है, कोर्ट नहीं पूछेगा इनसे। दूसरा, बहुत पुरानी बात, अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से पद पर बैठा है, लेकिन वह सालों से वहां काम कर रहा है और आपने तब आवाज नहीं उठाई, तो कोर्ट आपकी अर्जी खारिज कर सकता है। ठीक है, अगर बहुत लंबे समय से बैठा और तब आपने, जब उसने ज्वाइनिंग की थी उस समय आवाज नहीं उठाई, तो कोर्ट आपकी अर्जी खारिज कर सकता है, और बाद में आप आवाज उठाते हैं तो कोर्ट उसको खारिज कर सकता है। मौन सहमति भाई, अगर आपने पहले उस व्यक्ति के साथ काम किया या उसकी नियुक्ति को चुपचाप स्वीकार कर लिया, तो बाद में आप उस पर सवाल नहीं उठा सकते। ठीक है, तो बाद में आप उस पर सवाल नहीं उठा सकते, आपने मौन सहमति उसको दे दी थी पहले। आगे बात करते हैं। जब कोई दूसरा रास्ता मौजूद हो, अगर कानून ने पहले से ही उस समस्या को सुलझाने का कोई दूसरा तरीका दिया है, तो कोर्ट सीधे रीट जारी नहीं करेगा। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। चुनाव से जुड़ी गड़बड़ी के लिए इलेक्शन जो पिटीशन है, पिटीशन का रास्ता होता है। अगर चुनाव में गलती हुई, को गड़बड़ी हुई, तो इलेक्शन पिटीशन का रास्ता होता है। आप सीधे अधिकार परीक्षा लेकर नहीं जा सकते। अनुच्छेद 192, अगर कोई विधायक अयोग्य हो गया है, तो संविधान ने उसके लिए अलग प्रक्रिया दी है, वहां भी रीट नहीं चलेगी। तो 192, अगर कोई एमएलए अयोग्य हो गया तो संविधान ने उसके लिए अलग प्रक्रिया दी है, वहां भी रीट नहीं चलेगी। जब रीट जारी करना बेकार है हो, जब रीट जारी करना क्या हो, बेकार हो, कोर्ट अपना समय वहां बर्बाद नहीं करता जहां आदेश देने के बाद भी नतीजा वही रहना हो। पी.एल. लखनपाल बनाम ए.एन. रे, पी.एल. लखनपाल बनाम ए.एन. रे, इस
मशहूर केस में जस्टिस A.N. रे की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने से सीनियर जजों को सुपरसीड किया। ठीक है, तो इनकी नियुक्ति हो गई थी, तो उनसे सीनियर जो जज जो थे वो रह गए थे। लेकिन तब तक उन सीनियर जजों ने इस्तीफा दे दिया था। कोर्ट ने कहा कि अगर हम आज इन्हें हटा भी दें तो भी सीनियरिटी के हिसाब से यही सबसे सीनियर बचते हैं और सरकार इन्हें दोबारा नियुक्त कर देगी, इसलिए रीट जारी करना बेकार होगा। ठीक है, तो कोर्ट अपना समय बर्बाद नहीं करता, जहां आदेश देने के बाद भी नतीजा वही रहे। तो इसमें अगर कोर्ट आदेश भी दे देता तो भी सरकार उनको नियुक्त कर देती, क्योंकि पहले के जो सीनियर जज थे उन्होंने ये अपना इस्तीफा दे दिया था। आगे बात करते हैं। अदालतें सरकारी अफसरों और सिस्टम पर लगाम कैसे लगाती हैं भाई? न्यायिक नियंत्रण। भाई न्यायिक नियंत्रण का असली मतलब, ठीक है, तो सरकार, अदालतें सरकारी अफसरों और सिस्टम पर लगाम कैसे लगाती है? तो पहला है न्यायिक नियंत्रण। इसका सीधा मतलब है कानून सबसे ऊपर है, चाहे कोई कितना भी बड़ा अधिकारी या मंत्री क्यों न हो। अगर उसका काम कानून के खिलाफ है तो वह शून्य माना जाएगा। भाई काम, कोर्ट का काम यह देखना है कि प्रशासन अपनी हद में रहकर काम करे। भाई ठीक है, तो यह है न्यायिक नियंत्रण। फिर है कोर्ट किस आधार पर दखल देता है? तो 7 पॉइंट हैं, इस आधार पर कोर्ट दखल देता है। अदालत किसी अधिकारी का कान तब पकड़ता है जब वह इन 7 गलतियां करता है। ये इन 7 गलतियों में से कोई गलती करता है। अधिकारिकता की गलती, काम तो उसी का था लेकिन उसने कानून को समझने में गलती कर दी। ठीक है, तो काम तो उसी अधिकारी का था लेकिन उसने कानून को समझने में गलती कर दी। पॉइंट नंबर 1। अधिकारिकता का अभाव, जब अधिकारी के पास वह काम करने की पावर ही न थी फिर भी उसने उंगली की। ठीक है, तो पहली बात में तो यह बताया कि काम उसी व्यक्ति का था लेकिन उसने कानून को समझने में गलती करी। दूसरा पॉइंट बताया अधिकारिकता का अभाव, अधिकारी के पास काम करने की पावर ही नहीं थी फिर भी उसने काम कर दिया, फिर भी बीच में टांग अड़ाई। ठीक है, तो कोर्ट फिर भी क्या देगा? दखल देगा। अधिकारिकता का अधिक्य, पावर तो थी, ठीक है, अधिकारी के पास पावर तो थी काम करने की, लेकिन उसने अपनी सीमा पार कर दी। जैसे 100 रुपए जुर्माना लगाने की पावर थी और 500 लगा दिए, तो भी कोर्ट क्या देगा? दखल देगा। इन पॉइंट हो गई। अधिकारिकता का दुरुपयोग, अपनी पावर का इस्तेमाल गलत इरादे या किसी को परेशान करने के लिए किया गया हो तो भी दखल देगा कोर्ट, गलत किया तूने। प्राकृतिक न्याय की अनदेखी हुई, जब किसी को सजा देने से पहले उसका पक्ष नहीं सुना गया या जज खुद ही उस मामले में पार्टी था, भेदभाव हो गया तो भी कोर्ट दखल देगा। कपट, अगर कोई फैसला धोखाधड़ी या झूठ के आधार पर लिया गया है तो भी कोर्ट क्या करेगा? दखल देगा। साफ दिखने वाले कानूनी गलती, जब फाइल देखते ही पता चल जाए कि अफसर ने कानून का मजाक उड़ाया है तो भी कोर्ट दखल देगा। ठीक है, न्यायिक नियंत्रण यानी कि अदालतें सिस्टम पर लगाम ऐसे लगाती हैं। आगे देखते हैं। अमोघ शस्त्र है भाई, लेखक ने न्यायिक पुनरावलोकन को एक शक्तिशाली हथियार कहा है। ठीक है, अब क्या है न्यायिक पुनरावलोकन? तो न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? ये एक शक्तिशाली हथियार है, मतलब यह जनता के हाथ में वो डाल है जिससे वह सरकार की मनमानी को रोक सकती है। अगर प्रशासन बेलगाम हो जाए
तो कोर्ट अपनी रीट की ताकतों से उसे वापस लाइन पर ले आता है। ठीक है, तो रीट की जो ताकतें हैं वो एक शक्तिशाली हथियार है। न्यायिक पुनरावलोकन को एक शक्तिशाली हथियार कहा गया है। अगर प्रशासन बेलगाम हो जाए तो कोर्ट अपनी इन रीट की जो ताकतें जो है ताकतों से उसे वापस लाइन पर ले आता है। जैसे एक मैच में एम्पायर का काम यह देखना है कि खिलाड़ी नियमों के अंदर खेले, वैसे ही कोर्ट का काम यह देखना है कि सरकार संविधान और कानून के नियमों के अंदर चले। ठीक है, अगर सरकार नो बॉल फेंकती है तो कोर्ट उसे फ्री रीट जारी करना दे देता है। ठीक है, तो कोर्ट का यानी कि सरकार का काम है कि संविधान और कानून के नियमों के अंदर चले, और ये देखना किसका काम है, ये देखना कोर्ट का काम है। ठीक है, अगर सरकार और नियमों सरकार कानून और नियमों के अंदर नहीं चलती तो कोर्ट वहां पे रीट जारी कर देता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यह थी अधिकार परीक्षा की रीट। तो आज के लिए इतना ही। आशा आपको समझ में आया होगा। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।